नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी या बीजेपी के नेता एक बात को जब गिरा बांध लेते हैं तो बार-बार उसको प्रेज़ेंट करते हैं, अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। आरक्षण के खिलाफ ये हैं कि शुरू से, तो आरक्षण के खिलाफ कैसे आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जाए, इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप याद कीजिए मैं वहाँ से लेकर के आता हूँ आपको और जो आज तक हो रहा है मैं यहाँ तक लेकर के आऊँगा। 1990 याद कीजिए जब बीपी सिंह सरकार में आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ था। दलितों और आदिवासियों का आरक्षण तो संविधान बनने के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ। 27% आरक्षण बीपी सिंह सरकार के समय, और वही समय था जब नरेंद्र मोदी जी के गुरु जी आदरणीय आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे सोमनाथ से अयोध्या, और जो रथ था उसको बिहार में रोका गया था, लालू प्रसाद यादव ने रोका था। और तब से अब तक कई फार्मूले अपनाए बीजेपी ने आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाने, आरक्षण को रोकने का। आप 2015 याद कीजिए, 2015 में बिहार में चुनाव हो रहा था और भागवत ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस ला दिया, ईडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण, उसको नाम दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लेकिन वो केवल सवर्णों के लिए आरक्षण है, 10% का आरक्षण सवर्णों के लिए आरक्षण। सही, आरक्षण के खिलाफ इन्होंने माहौल बनाया कि आरक्षण से कम मेधा वाले लोग जो है आ जाते हैं, और आरक्षण की वजह से मेधा के साथ समझौता होता है, नौकरियों में कम मेधा वाले लोग आ रहे हैं, इससे गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ये देखने को मिला है कि जो कैटेगरी है, और वो भी ये बीजेपी ने कैटेगरी बांधी, नरेंद्र मोदी जी ने कैटेगरी बांधी कि जो जिस कैटेगरी में अपना नाम भरेगा, अपना फॉर्म भरेगा, जो अभ्यर्थी, उसको उसी कैटेगरी में रहना होगा और उसके आधार पर उसके जो कट ऑफ है उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और पिछले कुछ सालों में लगातार ये देखने को मिला है कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो कम रह जाता है, और जो बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी है वो ज्यादा हो जाती है। नतीजा होता है कि ज्यादा नंबर ला करके भी बैकवर्ड क्लास के लड़के किनारे कर दिए जाते हैं, कम नंबर ला करके भी जनरल कैटेगरी के लड़के नौकरी में आ जाते हैं। तो ये जो कमजोर मेधा वालों के आरक्षण है, जिसको बीजेपी ने खूब बढ़िया से फैलाया है, वो भी कटता है। और फिर देखिए यही बीजेपी है जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब कहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी, मैं कहूंगा उसके मुखौटा है, असली चेहरा जो है भागवत है, आरएसएस है। और आरएसएस ने जो गेम शुरू किया है कि पिछड़ों और दलितों को आगे करो और उसके मुंह से कहवाओ कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, उससे आरक्षण खत्म कर, ताकि पिछड़ों और दलितों के बीच मतभेद पैदा हो जाए और लगे कि ये जो कह रहे हैं वाकई आरक्षण जो है देश के लिए बड़ा खतरनाक है। राम भद्राचार्य ने कल टिप्पणी की, राम भद्राचार्य आप जानते हो, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से संत जो है सबसे ऊपर आ गया, कोई कार्यक्रम नहीं है जहां बिना संत के कोई कार्यक्रम होता है। कल अयोध्या में देखिए नरेंद्र मोदी जी और भागवत जी इस बार दोनों ध्वजारोहण कर रहे थे, उसके जो मंदिर के शिखर पे ध्वजा लहराया जा रहा था, भगवा, सरकारी पैसों पे भगवा लहराया जा रहा है। खैर लहरा दीजिए, हम तो कहते हैं कि देश को, जैसे चीन की दीवार बनी है, उसे देश के चारों तरफ दीवार खड़ी कीजिए, गुंबद बनाइए और ऊपर जो है भगवा लहरा दीजिए, दुनिया के किसी हिस्सों में लोग हों वो देखें और देखने आए। ये सातवां अजूबा तो दरअसल ये है कि एक ऐसा देश जिसको चारों तरफ से घेर दिया गया, पूरा देश ही मंदिर बन गया, अब इसके भीतर मस्जिद भी है, इसके भीतर स्कूल भी है, इसके भीतर तमाम सारी चीजें। खैर वो भी अलग बात है। बिहार में जो हो रहा उस पर बात करें कि राम भद्राचार्य ने कहा है कि जातिगत व्यवस्था खत्म की जाने की जरूरत है, जाति व्यवस्था नहीं, जातिगत व्यवस्था। और जातिगत व्यवस्था का मतलब जात पर आधारित जो व्यवस्था है, आरक्षण पर उनका नजर है।
यही रामभद्राचार्य हैं जिन्होंने ब्राह्मणों में भी कैटेगरी बतलाई थी और कहा था कि फलाना फलाना जो है नीच ब्राह्मण है, ये फलाना फलाना जो है उच्च ब्राह्मण है। और उसको डिट्टो किया है, जो रामभद्राचार्य ने कहा है उसको उसको डिट्टो किया है। बिहार में जो नया मंत्रिमंडल बना है, जिसके मंत्री हैं एक लखेंद्र कुमार रोशन, पासवान है, पातेपुर विधानसभा हाजीपुर सुरक्षित सीट से खुद लड़के आए हैं। वो कह रहे हैं राम भद्राचार्य जी बड़ा सही कह रहे हैं, जातिगत व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। लेकिन जाति व्यवस्था तो पहले खत्म कीजिए, अनाउंस करें भारत सरकार के पास बोले आप कोई जाति नहीं, सब एक जाति के लोग, करो अनाउंस। नहीं करेंगे, उनकी नजर आरक्षण पर है। और इसको लेकर के अब देखिए जेडीयू ने अपना बचाव किया। जेडीयू ने कहा कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, आरक्षण होगा और कोई आरक्षण के खिलाफ अगर बात करेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या जनता दल के भीतर लड़ने की शक्ति बची है? ये बड़ा सवाल है। इस पर रिएक्ट किया है कांग्रेस ने, पप्पू यादव ने रिएक्ट किया, प्रेमचंद मिश्रा ने रिएक्ट किया कि जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ बात कर रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने की बीजेपी ने कई हथकंडे अपनाए, कई तरीके अपनाए। लेटरल एंट्री, आरक्षण के विरोध माहौल बनाना, ये कहना कि आरक्षण की वजह से हिंदू में बंटवारा हो जाता है, हिंदू बिखर जाते हैं, ये कहना कि जो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में रहेगा, ये कहना कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। आर्थिक आधार पर आरक्षण के का नैरेटिव इसलिए गढ़ा गया है ताकि जातिगत डिस्क्रिमिनेशन जो है उस पर बात ना हो, कहा जाए कि सब आर्थिक तौर पे परेशान है, ब्राह्मणों को भी देखिए। लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन, असली डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जाति के आधार पर है। आरक्षण का प्रोविजन संविधान में इसीलिए किया गया था ताकि जाति आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको खत्म किया जाए। उस जातिगत भेदभाव को तो खत्म नहीं किया। आज भी दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। बिहार के एक जगह पे जो है दलित सारे जमा हो गए और उन्होंने कहा चलो मंदिर, मंदिर गए। फिर देखिए बिहार में भी बुलडोजर न्याय चल रहा है, किसके खिलाफ चल रहा है? गरीबों के खिलाफ। जो गरीब कौन है? ज्यादातर वो है जो कमजोर जातियां हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है अतिक्रमण के नाम पर। अतिक्रमण क्यों हुआ? जिन्होंने अतिक्रमण किया है, जिन्होंने झोपड़े बनाए हैं, जिन्होंने घर बनाया अपने 2 कमरों का, 4 कमरों का, क्या उन्होंने अतिक्रमण किया है? क्या उनके पास 5 घर हैं? अगर एक घर है उसके पास 40 साल से, 25 साल से, 30 साल से लोग रह रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी, सरकार की व्यवस्था, सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही। वो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके घर, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है। और लोगों को कहा जा रहा है, ये बीजेपी के लोग ही निकल करके आते हैं, बोलते हैं हाँ तो अतिक्रमण करेंगे तो होगा, लेकिन उनको गाड़ियों का अतिक्रमण नहीं दिखाई पड़ता। जो ताकतवर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो नहीं दिखता है। देश में सबसे ज्यादा अतिक्रमण गाड़ियों ने कर रखी है, बड़ी बड़ी कारों ने। अमीरों के पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां सब बिल्डिंग के बाहर पार्क रहती है। दिल्ली की एक घटना याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह के समय की सरकार थी, तय किया था दिल्ली से झोपड़पट्टी हटाई जाए ताकि सड़क खाली हो। जयाद्रा एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से झोपड़पट्टियों से ज्यादा जगह जो है कारों ने घेर रखी। फिर सारी कार्रवाई ठप हो गई। कार वालों को कैसे तोड़ेंगे आप? कहीं सुना आपने? आप खूब सुन रहे होंगे बिहार में वहां 150 झोपड़े तोड़ दिए गए, वहां तोड़ दिए गए, वहां नोच दिए गए, 150 गाड़ियां तोड़ दी गई, कहीं सुना? गरीबों के ठेले, गरीबों के जो रिक्शा है उसको तोड़ देते हैं। और वो हवलदार जो लाठी लेकर के चलता है, क्योंकि उसकी नौकरी है, वो भूल जाता है अपनी पीड़ा को कि उसका बाप उसको किस तरह से पाला है। वो सब इंस्पेक्टर जिसकी माँ ने कहीं बर्तन मांज करके घर बसाया, बनाया, पढ़ाया उसको, वो भी भूल जाता है कि ये जो लोग हैं सड़क पर वो हमारे जैसे ही लोग हैं। क्योंकि वो नौकरी बचाता है, उसको सिखाया गया संवेदना से काम नहीं लेना, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, कानून का पालन करना है। लेकिन वो सारे तब भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं जब गाड़ियां घेर लेती है रास्ते।
किसी शहर में जाइए आप, कोई सड़क आपको नहीं मिलेगी जहां दोनों तरफ गाड़ियां पार्क नहीं, लेकिन कोई उस पर बुलडोजर नहीं चलाता है, क्योंकि वो जो पूंजीपति हैं, जो जो गाड़ी बनाते हैं, टाटा हो, महिंद्रा हो, मित्सुबिशी हो, ये ढेर सारी गाड़ियां आ गई, तो बाहर बाहर की गाड़ियां आ गई, विदेश भर की, दुनिया भर की गाड़ियां हैं। उनको कोई नहीं कहता कि भैया गाड़ी बेचते समय पूछ लेना कि उसके पास पार्किंग की जगह है या नहीं है। अब तो ये भी कर रहे हैं कि गाड़ी लगाइए और पार्किंग के लिए एक महीने भर का आप खर्च दे दीजिए। इतनी महंगी सड़कें बनाई जाती है, उस पर गाड़ियां पार्क होती है, और वो ऐसी गाड़ियां भी पार्क होती है जो कभी निकलती नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उस पर कोई नहीं बोल रहा है भाजपा का नेता कि गाड़ियों वालों के खिलाफ भी तो कार्रवाई कीजिए, उनकी भी तो गाड़ियां तोड़ के दिखाइए। ये सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है, ये सरकार जो है सामंतवादी सरकार है, और बिहार में वो सामंतवाद नीतीश कुमार जैसे ही कमजोर पड़े दिखाई पड़ने लगा। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया बिहार को कैसे बेहतर बिहार बनाए, हालांकि वो पिछले 20 साल से बना रहे हैं बेहतर बिहार। अभी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया है, अब जो है अच्छे शहर बनाएंगे, हाईटेक इंडस्ट्री लगाएंगे, मेगा सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बना रहे थे नरेंद्र मोदी, 100 स्मार्ट सिटी, कितने स्मार्ट सिटी बने, उन सिटियों का क्या हाल है, उन शहरों का क्या हाल है, पॉल्यूशन चरम पर है, राजधानी दिल्ली सांस लेना मुश्किल है, छोटा सा शहर बेगूसराय सांस लेना मुश्किल है, तो राजधानी दिल्ली हो कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, और उसके बाद जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जो जंगल की लड़ाई लड़ते हैं उनको नक्सलाइट करके मारा जा रहा है, ताकि कोई बोले नहीं उनके खिलाफ, और वो अडानी को, अंबानी को, ऐसे उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन दे सके, जंगल बर्बाद कर सके, उनके नीचे जो खनिज पदार्थ है उसका शोषण कर सके। नदियों की जो हालत बनाई है किसने बनाई, किसने अतिक्रमण किया है नदियों को, नदियों के पानी को गंदा किसने किया, पर्यावरण पे कोई ध्यान नहीं। पर्यावरण मंत्री का नाम जानते हैं, कौन है पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण पे कहीं चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी जी हर जगह भगवा लहरा रहे हैं, लेकिन भगवा लहराइए, यज्ञ करवाइए, लेकिन यज्ञ का जो धुआं उठ रहा है वो धुआं दम घोंटू बन रहा है, और आप शिकार कर रहे हो, आप निशाना बना रहे हो पंजाब हरियाणा के किसानों को कि वो पराली जलाते हैं, इसकी वजह से धुआं बढ़ रहा है, गाड़ियों का धुआं, कंपनियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपको किसानों के खेत में लगी आग का धुआं दिखाई पड़ता है, इसलिए दिखता है कि आप सामंतवादी हो, आप वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, आप हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हो, ब्राह्मणों को सत्ता देना चाहते हो, और उसका विरोध, जो सामाजिक न्याय की बात करे उसका विरोध कराना चाहते हो जीतन राम मांझी से, उसका विरोध कराना चाहते हो चिराग पासवान से, उसका विरोध कराना चाहते हो नरेंद्र मोदी से। पिछड़ों को आप मुख्यमंत्री बना दो, दलितों को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, उसके बाद सारे एजेंडा लागू कर दो आरएसएस का, हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू राष्ट्र में क्या आम आदमी का जीवन, कमजोर जातियों का जीवन, कमजोरों का जीवन कहीं है? मैं अभी देख रहा था सनी सिंगापुर, वहां जो पैसे दे के जाएंगे वो सीधा जो शनि की जो मूर्ति है, मूर्ति हालांकि नहीं है, पत्थर है, उस पे चढ़ाएंगे, उस पे तेल चढ़ाएंगे, बाकी जो सामान्य लोग हैं वो दूर उनके लिए बना दिए गए, तेल डालिए वहां पहुंच जाएगा। बड़े बड़े कॉरिडोर जो बनाए गए हैं, अयोध्या का मंदिर हो चाहे बाबा विश्वनाथ का, बड़े लोग जाएंगे तो अंदर बैठ करके अभिषेक करेंगे, बाकी लोग जाएंगे तो जाएंगे और उनकी मुर्दी मुंडी जो है ढकेल दी जाएगी, चलिए निकलिए, बहुत लंबी लाइन, लोग 8-8 घंटा लाइन में खड़े होते हैं और वो ठीक से पूजा नहीं कर पाते, ये हालत है, यही बनाए रखना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी भी धर्म बचाने की लड़ाई में लगा हुआ है, गुमराह है, लेकिन बिहार में जो हो रहा है अतिक्रमण हटाने के नाम पर वो अन्याय, बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन गया है, और जो उत्तर प्रदेश में होता रहा है बिहार में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वो बिहार में संभव है? क्या बिहार के लोग उसको बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों के खिलाफ वो प्रतीक बना दिया गया है, लेकिन बिहार में जो हो रहा है उसके दो अवरोधक है, एक तो तमाम जो
निचली और पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो कमजोर जातियों के लोग हैं, वो जो है मुखर है। 35 साल का जो सरकारें हैं वो इस बात के लिए अड़ी है, उन्होंने इतना खड़ा कर दिया है कि जो कमजोर जातियों के लोग हैं वो बोलने लगे। तमाम शहरों में जहां अतिक्रमण तोड़ा किया जा रहा है वहां लोग उठ के खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। और बिहार में जो स्थिति है, संभव है कि वहीं से जो है इस बात की शुरुआत, जहां लोग जो है टकराव के लिए खड़े हो जाए और बीजेपी को चुनौती मिलेगी कि जिस तरह का देश बनाना चाहते हैं वो देश नहीं चलेगा, संविधान सम्मत देश चलेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।